हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9th में स्ट्रक्चर ऑफ द एटम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से चैप्टर नंबर 4 को हम सॉल्व करे थे। लास्ट वीडियोस में बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 to 18 तक हमने फिनिश कर लिया था। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 से। जो क्वेश्चन नंबर 19 से हैं वो है आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यहाँ मैंने लिखा नहीं हुआ है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं वो, ठीक है। YouTube ने जिन बच्चों को नया वीडियो भी रिकमेंड किया है, अगर आपको ये वीडियो बच्चों मिला है और इसके पहले के अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के, ओके, तो आप बच्चों पिन कमेंट को चेक करें, नीचे चेक करिए, मैंने कमेंट पिन किया हुआ है, जो सबसे ऊपर कमेंट आ रहा होगा उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहाँ पे आप जब रीड मोड पे क्लिक करोगे ना, पूरा आपका वहाँ पे हर एक चैप्टर का लिंक ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। ऊपर जो लिंक्स मिलेंगे वहाँ पे हमने चैप्टर्स को पढ़ाया हुआ है, नीचे जो आपको लिंक मिलेंगे बच्चों वहाँ पर आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक को हमने सॉल्व कराया हुआ है, ठीक है। और अगर अभी तक आपने बच्चों एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर ऑफ द एटम को नहीं पढ़ा, यानी कि आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो बच्चों पहले चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ लें। सर कहाँ से पढ़ें बच्चों? ऊपर हमने चैप्टर को पढ़ाया हुआ है, ऊपर वाले लिंक में चैप्टर को पढ़ाया, उससे पहले उसके वीडियोस देखने, थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियोस देखिए। शॉर्ट में करने की कोशिश ना करें, शॉर्ट में करेंगे तो फिर परेशान रहेंगे फ्यूचर में, ठीक है। तो अच्छी तरीके से वीडियोस को पहले देखिए। तो दोनों चैप्टर एक साथ ही पढ़े जाते हैं, मतलब एटम्स एंड मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब आप एक साथ पढ़ लें फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप इसकी लगाइए, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। अगर आपने अपने होम ट्यूटर से, अपने स्कूल में या कोचिंग में कहीं से पढ़ रखा है, भाई आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप सीधे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। वैसे तो मैंने सबको समझाने की कोशिश यहाँ पर करी है, पर फिर भी चैप्टर एक बार पढ़ लें तो अच्छी बात है। नाउ स्टूडेंट्स, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है कि इज इट पॉसिबल फॉर द एटम ऑफ एन एलिमेंट टू हैव एन इलेक्ट्रॉन, टू हैव वन इलेक्ट्रॉन, वन प्रोटॉन, नो न्यूट्रॉन। कह रहा है क्या किसी एलिमेंट का ऐसा एटम भी पॉसिबल है जिस एटम में वन इलेक्ट्रॉन होता हो, वन प्रोटॉन होता हो, लेकिन न्यूट्रॉन ना होता हो। तो आइए बच्चों हम आपको याद दिलाते हैं, जब हमने हाइड्रोजन के आइसोटोप्स पढ़े हैं क्लास में, याद है आइसोटोप्स क्या होते थे? जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता था। आइसोटोप्स क्या होते थे? याद करिए, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। आइसोटोप्स क्या होते थे? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट whose atomic number is same but the mass number is different। तो याद करिए बच्चों, हमने तीन तरीके के हाइड्रोजन के आइसोटोप्स आपको पढ़ाए हुए हैं क्लास में, 1H1, 1H2, 1H3, करेक्ट। ये हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स लिखे हुए हैं। खास बात देखिए, इसमें एटॉमिक नंबर तीनों में सेम है। ऑब्वियसली सेम एलिमेंट के जब एटम है तो एटॉमिक नंबर तो सेम होगा ही होगा। हाँ, मास नंबर्स के अलग होते हैं, इसीलिए तो उसको आइसोटोप्स बोलते हैं। आइसोटोप्स में एटम सेम एलिमेंट के ही होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट मास नंबर डिफरेंट होता है। अब देखो बच्चों, 1H1 ये वाले हाइड्रोजन को नाम क्या दिया गया था? प्रोटियम। इसको क्या बोला था? ड्यूटेरियम। इसको क्या बोला था? ट्राइटियम या ट्रीटियम, जो भी आप बोले, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। अब इसमें खास बात देखिए बच्चों, आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर, देखिए। अच्छा, क्या आपको पता है जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन की हम लोग बात करते हैं, मतलब डेली लाइफ में जो हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो हम लोग बोलते रहते हैं, वो हम किसको बोलते हैं? वो हम प्रोटियम को ही बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, तो आइए देखते हैं बच्चों, यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं। जरा बताओ इसमें कितने प्रोटॉन? प्रोटॉन क्या होता है? जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है वही उसका प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन इसमें 1 है, ठीक। अच्छा, जब एटम न्यूट्रल होता है तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? 1। और न्यूट्रॉन बच्चों कैसे निकालते थे? याद करो, ये मास नंबर में से हम प्रोटॉन को माइनस कर देते थे, तो 1 - 1 कितने हो गए? 0। यहाँ पे चेक करिए, प्रोटॉन कितने? एटॉमिक नंबर के इक्वल, इलेक्ट्रॉन भी एटॉमिक नंबर के इक्वल, और मास नंबर इसका कितना है? 2। 2 में से 1 माइनस कर दो, मास नंबर में से प्रोटॉन माइनस कर दो, न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो न्यूट्रॉन यहाँ पर कितने हो गए? 2 - 1 1। और यहाँ पे देखिए प्रोटॉन कितने? 1 एटॉमिक नंबर में, और इलेक्ट्रॉन भी कितने? जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रॉन बच्चों यहाँ पर 3 - 1 2। अब इन तीनों में देख के बताइए आपको ये वाला एटम कैसा लग रहा है? इसमें प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन 1 है, न्यूट्रॉन है ही नहीं। यानी कि जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन का एटम होता है, मतलब प्रोटियम, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन नहीं होता। तो आज के बाद याद रखिएगा बच्चों, हाँ, एक ऐसा एटम पॉसिबल है जिस एटम में 1 प्रोटॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो वो एटम कौन सा है? तो जवाब है वो एटम हाइड्रोजन का एटम है। एलिमेंट का नाम क्या है? हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का एटम है वो, जिसको हम कैसे दिखाते हैं? 1H1 से। तो इसका आंसर बच्चों हम लोग एग्जाम में कैसे लिखेंगे? ये आइसोटोप्स के बारे में नहीं लिखना है, तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। आपको आंसर ये जो ब्लू मार्कर से लिखा है मैंने, ये लिखना है। क्या लिखेंगे? यस, इट इज ट्रू फॉर हाइड्रोजन एटम विच इज रिप्रेजेंटेड एज 1H1। ये इसमें प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1, और ये ऐसा करके आप दिखा दीजिएगा। न्यूट्रॉन कितने इसमें? 0। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। कह रहा है राइट एनी 2 ऑब्जर्वेशंस व्हिच सपोर्ट द फैक्ट दैट द एटम्स आर डिविजिबल। देखिए,
आपको पता है बच्चों, पहले ये सोचा जाता था कि एटम डिविजिबल नहीं है, लेकिन अब हमें पता है भाई मॉडर्न टाइम में कि एटम डिविजिबल है। एटम सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मेनली बना है। और भी पार्टिकल्स की खोज करी गई है, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन बस अब इसमें यही हमें बताना है। इन्होंने पूछा है कि भाई कोई ऐसा फैक्ट बताइए, कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन बताइए जिससे ये फैक्ट साबित हो जाता हो कि एटम डिविजिबल है। हाँ, तो हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को बता सकते हैं यहाँ पे। तो 2 फैक्ट हमने यहाँ पे बता दी, 2 ऑब्जर्वेशंस बता दी। क्या? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन सपोर्ट द फैक्ट दैट एटम्स आर डिविजिबल। एटम डिविजिबल है, पता चल गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज हुई है। एटॉमिक स्ट्रक्चर तो लगभग आपको पता ही है। न्यूक्लियस में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस के चारों तरफ डेफिनेट एनर्जी के शेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है ना? तो इसका मतलब एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मेनली मिलके बना हुआ है। ठीक है ना? और जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हुई तो पता चल गया कि हाँ भी एटम डिविजिबल है। डिविजिबल मतलब पहले ये सोचा जाता था कि एटम को और डिवाइड नहीं कर सकता, मतलब ये और चीज़ों से मिलके नहीं बना हुआ है, लेकिन हाँ भाई ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। ठीक है ना? तो बहुत ईजी आंसर था इसका। तो क्वेश्चन नंबर 21 इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। विल क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 हैव डिफरेंट वैलेंसीज? जस्टिफाई योर आंसर। अब देखो बच्चों, ये क्लोरीन 35, क्लोरीन 37 में, ठीक है, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है? मास नंबर। अब एक बात बताओ बच्चों, दोनों जो एटम यहाँ पे लिखे हुए हैं, दोनों का मास नंबर डिफरेंट है, लेकिन हैं तो दोनों सेम एलिमेंट के ही एटम, हैं तो दोनों सेम एलिमेंट के ही एटम। और वो एलिमेंट कौन है बताइए? क्लोरीन। ठीक है ना? तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बताइए कितना होता है? 17। ये तो सभी बच्चों को पता है। तो क्लोरीन का बच्चों देखिए यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हम लोगों को पता है। अच्छा, हमने आपको क्लास में पढ़ाया भी हुआ है बच्चों कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। आइसोटोप्स आर द डिफरेंट एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हुज मास नंबर इज डिफरेंट बट एटॉमिक नंबर इज सेम। ध्यान चेक करो, इनके एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर क्या है इनका? अलग अलग है। ठीक, अब उन्होंने हमसे क्या पूछा है? क्या इनकी वैलेंसीज डिफरेंट होंगी? वैलेंसीज क्या होती? कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब कोई एलिमेंट का एटम जितने इलेक्ट्रॉन दे दे या जितने इलेक्ट्रॉन ले ले या जितने इलेक्ट्रॉन क्या करे? शेयर करे। क्या करने के लिए? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए, नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन करने के लिए। कोई भी एटम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लूज करता है या शेयर करता है। ठीक, अब एक बात बताओ बच्चों, दोनों क्लोरीन के ही एटम है, दोनों में प्रोटॉन सेम होगा। चेक करो भाई, दोनों के एटॉमिक नंबर सेम है ऑब्वियसली, तो प्रोटॉन भी सेम होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। और जब एटम न्यूट्रल हैं दोनों, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। अगर दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सिमिलर, मतलब सेम ही होंगे। चेक करिए ना, यहाँ पे देखिए, यहीं पे कर दो, समझ जाओगे। हाँ, यहाँ पे कर देते हैं। चलो देखो, क्लोरीन 35 है ये, और ये है आपका क्या? क्लोरीन। जब हम क्लोरीन 35, 37 बोलते हैं तो मास नंबर बोलते हैं इसका। ठीक है, ये देखिए। अब यहाँ पे बताइए प्रोटॉन कितने? 17। इलेक्ट्रॉन भी कितने? 17। यहाँ पे भी यही हालत है, प्रोटॉन कितने? 17। इलेक्ट्रॉन भी कितने? 17। अच्छा, अगर हम न्यूट्रॉन बोले तो निकाल लोगे? 35 माइनस 17, यहाँ पे 37 माइनस 17। ठीक है, तो न्यूट्रॉन यहाँ निकालने की जरूरत है नहीं, बट मैंने आपको बता दिया निकालते कैसे। मास नंबर में से प्रोटॉन माइनस कर दो, न्यूट्रॉन आ जाएगा। ओके, अब बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए। 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? 2 8 7। यहाँ पे 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 7। अब चेक करो, चाहे क्लोरीन 35 हो, चाहे क्लोरीन 37 हो बच्चों, इसके देखिए के शेल, एल शेल, एम शेल। इसके एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। क्या करना चाहता है ये? एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करेगा या तो कहीं से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। और कैसा बनना चाहता है ये? ऑर्गन जैसा। चेक करो, क्योंकि ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2, 8 होता है भाई। ऑर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 18। और ऑर्गन नोबल गैस है, आपको पता है, इनर्ट गैस है, वो रिएक्ट नहीं करती, स्टेबल है, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। तो कोई भी एटम चाहता है हम कैसा बन जाए? नोबल गैस जैसा। तो ये 2, 8 करना जब चाहेगा तो या तो एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा ताकि इसके जो आउटर मोस्ट में के शेल, एल शेल, एम शेल। एम शेल इसकी आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहता है? 8। या तो गेन कर लेगा या तो शेयर करेगा। लेकिन आप बच्चों यहाँ पे ध्यान से चेक करिए कि चाहे क्लोरीन 35 हो, चाहे क्लोरीन 37 हो, दोनों ही या तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो इसकी वैलेंसी बताओ कितनी? 1। इसकी वैलेंसी कितनी? 1। वैलेंसी क्या होता है? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या शेयर कर ले या लूज कर दे। लूज तो करेगा नहीं क्योंकि ये नॉन मेटल है। चेक करो, क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते हैं, या तो वो गेन करेंगे या तो वो शेयर करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, कोई डाउट है बताइए? तो दोनों ही एटम की यहाँ पर वैलेंसी कितनी हो जाएगी? सेम, 1।
दोनों की वैलेंसी कितनी है 1। इन्होंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है विल द क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 हैव डिफरेंट वैलेंसीज, तो आंसर इज नो। ठीक है, तो हमने सबसे पहले लिखा यहाँ पर नो। अब हम, इन्होंने बोला जस्टिफाई योर आंसर, तो जस्टिफिकेशन देने के लिए हम ऐसे करके यहाँ पे दिखा देंगे, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर देंगे, फिर हम आंसर लिखेंगे यहाँ पर ऐसे, कैसे कि क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 आर आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट, और उस एलिमेंट का नाम क्या है क्लोरीन है। पहले इतनी बात लिखेंगे, फिर हम बताएंगे कि भाई आइसोटोप्स हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आइसोटोप्स के पास क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अगर उसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी क्या होगा, सेम होगा, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम है तो वैलेंसी भी क्या होगी, सेम होगी। कोई डाउट है बताइए, यही बात हमने यहाँ लिखी, हेंस देयर वैलेंसीज डू नॉट डिफर, उनकी वैलेंसी डिफर नहीं करेगी। तो फाइनल आंसर क्या है कि दे हैव द सेम वैलेंसी, और यहाँ पर दोनों की वैलेंसी कितनी 1। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। Question number 22 is a very easy question again. Why did Rutherford select a gold foil in his alpha ray scattering experiment? ठीक है, तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने पढ़ा है कि उन्होंने गोल्ड फॉइल क्यों यूज किया था। सुनो, गोल्ड फॉइल की जो शीट थी वो एज थिन एज पॉसिबल चाहते थे, जितनी पतली हो सके उतना पॉसिबल है। अब देखो बच्चों, मेटल्स में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है मेटल्स की, दैट इज कॉल्ड मैलेबिलिटी। व्हाट इज मैलेबिलिटी? मैलेबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल बाय वर्च्यू ऑफ इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। ठीक है, मैलेबिलिटी मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिन प्रॉपर्टी के कारण हम उनको पतली पतली शीट्स में चेंज कर सकते हैं, जिन प्रॉपर्टी के कारण हम उनको पतली पतली शीट्स में, बहुत थिन शीट्स में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मेटल हम कोई लेंगे, उस पर हैमरिंग करेंगे, हैमरिंग मतलब उस पर हम हैमर से अगर फोर्स लगाएं तो वो पतली पतली शीट्स में चेंज हो जाता है। जैसे कि आपने देखा नहीं, बर्फी वर्फी खाई होगी, उस पर चांदी का वर्क हुआ रहता है, चांदी की एक परत लगी रहती है उस पर सिल्वर की, गोल्ड वाली, गोल्ड भी लगा रहता है किसी में येलो कलर का, है ना। तो क्या होता होगा, मेटल को लेकर उसकी हैमरिंग करते हैं। ठीक है, तो उसके कारीगर अलग होते हैं हैमरिंग करने वाले, उसको जब हम हैमर से ऐसा मारते 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 तो वो फैलती चली जाती, बहुत पतली हो जाती बहुत। तो सबसे अच्छा मैलेबल मेटल कौन सा होता है? गोल्ड। जितने भी मेटल हमें पता है उसमें से सबसे अच्छा मैलेबल मेटल कौन सा है? गोल्ड है। तो गोल्ड बहुत ही थिन शीट्स में चेंज हो सकता है। ठीक है, और रदरफोर्ड को अपने एक्सपेरिमेंट में बहुत ही पतली कोई शीट चाहिए थी, तो गोल्ड उन्हें समझ में आया, इसलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल यूज़ किया। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोले बच्चों, तो पेज नंबर 47 अगर आप निकालोगे, रदरफोर्ड मॉडल्स ऑफ एन एटम में जो पॉइंट नंबर 1 लिखा है, ही सेलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांटेड as thin a layer as possible. The gold foil was about 1000 atom thick. ओके, ये हम क्लास में पढ़ चुके हैं। जो गोल्ड फॉइल उन्होंने यूज करी थी, इट वॉज अबाउट 1000 एटम थिक। इस बात का मतलब आप समझते हो? 1000 एटम थिक्स का मतलब ये बच्चों, देखो बात समझो। देखो, आप उसको हैमरिंग कर करके इतना पतला नहीं कर सकते हो कि उसकी जो एक लेयर है ना उसमें एक ही एटम आए, इतना तो नहीं कर सकते हो। बात समझो, इसकी जो थिकनेस है, जैसे देखो कुछ तो थिकनेस होगी, बहुत पतली हो जाती है भाई, कुछ तो थिकनेस होगी। तो ये जो थिकनेस है, इसमें अगर हम काउंट करें तो लाइन से कितने एटम लगे होंगे? 1000। ये इसका मीनिंग है। बात समझ में? ये देखिए सामने से ऐसी दिखाई पड़ेगी शीट जैसी, और इसकी कुछ तो ये थिकनेस होगी, मतलब इतना मोटा नहीं होगा जितना आप देख रहे हो। मारते उसको हैमरिंग करते करते बहुत पतला हो जाएगा। जब इतना पतला हो जाएगा कि इस थिकनेस में कितने एटम आ रहे होंगे? 1000। यही एनसीईआरटी में डेटा लिखा हुआ है। तो बस बताइए उन्होंने गोल्ड फॉइल क्यों यूज़ किया? क्योंकि उनको थिन से थिन शीट चाहिए थी, बस खत्म कहानी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको आंसर बच्चों मेन करना है वो ये बताना है कि गोल्ड इसलिए चूज किया गया था कि गोल्ड इज हाईली मैलेबल मेटल। बस इतना लिखना है तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। कोई डाउट है बताइए? तो अगर ये देखिए एक आंसर लिखा है, अगर आपको कॉपी करना हो तो कर लीजिए। हमने लिखा है फॉर द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड वांटेड अ मेटल शीट विच कुड बी एज थिन एज पॉसिबल। फिर हमने लिखा है गोल्ड इज द most malleable of all known metals. Okay, it can easily be converted into very thin sheets. That's why Rutherford select a gold foil in his alpha ray scattering experiment. Okay, कर लीजिए। Students, question number 23 is again very easy question. Find out the valency of the atoms represented by the figure 4.3 A and B. मतलब ये फिगर 4.3 आपकी बुक में कुछ ऐसा दिया है, ये फिगर ए है, ये फिगर बी। फिगर ए और फिगर बी में आपको वैलेंसी बतानी है। अब सुनो बच्चों, देखो पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो आपको जाके चेक करना है आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज अ डिफरेंट थिंग। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हमेशा कुछ ना कुछ होंगे ही होंगे,
भाई आउटर मोस्ट में कोई तो कुछ तो इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, 5 2 3 8। तो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जैसे कि आइए जरा यहाँ पे पहले हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है लेकिन मैं आपको जरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बच्चों अगर हम यहाँ पे निकालें फर्स्ट वाले फिगर में, ठीक है, और यहाँ निकालें अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो कुछ नहीं करना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अगर संख्या आपको निकालनी है तो आप जाके चेक कर लीजिए। चेक करो बच्चों, देखो यहाँ पे ये जो ऐसे आपको दिखाई पड़ रहा है क्या? न्यूक्लियस है, डेंस न्यूक्लियस है, यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, उनको छोड़ो आप। ये के शेल है, चेक करो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ठीक है, तो बताइएगा जरा। ठीक है, के शेल, एल शेल, एम शेल। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। एल शेल में कितने काउंट करो? 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स है, सही है। एम शेल में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एम में भी 8 है, कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताओ बच्चों, यहाँ वैलेंस शेल कौन है? एम शेल। अरे आउटर मोस्ट शेल जो होती है उसी को वैलेंस शेल बोलते हैं, और वैलेंस शेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो बताओ वैलेंस शेल क्या है यहाँ? अरे आउटर मोस्ट शेल सबसे बाहर वाली एम शेल। एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो इसके बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कितने हो जाएंगे? 8। लेकिन इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? तो सुनो ध्यान से, वैलेंसी क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। मतलब किसी एलिमेंट का एटम जितने इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, किसी से ले ले, या क्या कर ले? शेयर कर ले, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसकी वैलेंसी, यानी कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम with another atom by gaining, losing or sharing some number of electrons, that is called what? Valency। अब एक बात बताओ बच्चों, कोई एटम क्यों इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है या शेयर करता है? स्टेबल होने के लिए, अपना ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए। चेक करो बच्चों, इसका तो पहले से ही ऑक्टेट कंप्लीट है। हाँ, 2,8,8। ये तो देखो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या ये किसी को इलेक्ट्रॉन देगा? क्या ये किसी को इलेक्ट्रॉन देगा? बताइए, नहीं। क्या किसी से लेगा? नहीं। क्या किसी से शेयर करेगा? नहीं, क्योंकि इसका खुद ही ऑक्टेट कंप्लीट है। तो बताओ, ना तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देगा, ना तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, ना तो किसी से के साथ शेयर करेगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 0। यही मैं आपको बताना चाहता हूं। तो यहां पर बच्चों फिगर ए में जो हमारा आंसर है, यहां पर जो वैलेंसी आपकी आएगी वो कितनी आ जाएगी? 0, क्योंकि यहां इसकी कोई कंबाइनिंग कैपेसिटी है ही नहीं, इसने कोई भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर ही नहीं किए। तो वैलेंसी कितनी हो गई यहां पर इसकी? 0। एक बात बताओ बच्चों, आपने पीरियोडिक टेबल में देखा है कि ग्रुप नंबर 18 जो होता है वो आपका नोबल गैसेस का ग्रुप है। हीना, नीना और करीना। फिर का को लिख के हम लोग काट देते हैं, हीना, नीना और करीना का जेरोक्स रंगीन। याद है आपको ये? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ये ग्रुप नंबर 18 होता है। ग्रुप नंबर 18 को हम लोग कौन सी गैसेस बोलते हैं? नोबल गैसेस। बच्चों इनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं। हीलियम का ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है, बाकी सबके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं। ये रिएक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए। तो क्यों? ये इलेक्ट्रॉन ना तो किसी से लेते हैं, ना तो किसी को देते हैं, ना तो किसी के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। बात समझ रहे हो? तो ये कोई केमिकल रिएक्शन ही नहीं करेंगे, बिकॉज केमिकल रिएक्शन में ही तो क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। या तो कोई गेन करता है इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। कोई एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ, या एक ही एलिमेंट का एटम उसी एलिमेंट के एटम के साथ, जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके। ओके, बहरहाल तो मैं बताना आपको ये चाहता हूं बच्चों कि ऑर्गन का एटॉमिक नंबर आपको याद है? चेक करो, हीलियम का कितना होता है? 2। नियॉन का कितना होता है? 10। ऑर्गन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 18। और 18 का ही तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है? अगर 18 एटॉमिक नंबर है ऑर्गन का, तो ऑर्गन का प्रोटॉन भी कितना होगा? 18। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना हो जाएगा? इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 18। तो 18 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,8 होता है। तो चेक करो, ये किसका स्ट्रक्चर दिया हुआ था आपको? ऑर्गन का। ठीक है, यही ऑर्गन का एटम था। और ऑर्गन का एटम भाई किसी से रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, वो इनर्ट होता है, वो रिएक्ट ही नहीं करता है, तभी तो इसकी वैलेंसी कितनी? 0। ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, ना लेगा, ना शेयर करेगा। तो फिगर ए में वैलेंसी कितनी हो गई? 0। मैंने बता भी दिया कि भाई ये ऑर्गन का एटम का स्ट्रक्चर इन्होंने हमें दिखाया। मान लो क्वेश्चन में पूछ लिया कि बताओ ये कौन सा एलिमेंट का एटम है, बात समझ में आई कि नहीं? उसके बाद नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हमेशा होंगे, बट वैलेंसी 0 हो सकती है। ठीक, यहाँ पे बच्चों नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाइए जरा हमें। के शेल, एल शेल, यहाँ तो 2 ही शेल हैं। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। एल शेल में चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, कोई डाउट है बताइए? तो बच्चों यहाँ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? आउटर मोस्ट शेल क्या है? एल शेल। एल शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गए? 7। लेकिन इसकी वैलेंसी क्या होगी? कंबाइनिंग कैपेसिटी। जितने इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, ले ले, या क्या कर ले? शेयर। बताओ ये कितने इलेक्ट्रॉन कुछ करेगा? कुछ करने का मतलब किसी को देगा, लेगा कि शेयर करेगा? पहले ये बताओ। हाँ, 1 क्या करेगा? या तो ले लेगा, या तो क्या करेगा? शेयर। क्यों? क्योंकि इसके एल शेल में अभी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन या तो किसी से शेयर कर लेगा, और या तो
गेन कर लेगा। ठीक है, तो बच्चों क्योंकि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन या तो शेयर करेगा या तो गेन करेगा, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी, इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है। अब एक बात बताइए बच्चों, कौन है ये, कौन है ये? है ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट फ्लोरीन। चेक करो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। चेक करिए, ग्रुप नंबर 17 में आ जाइए, हैलोजन फैमिली याद है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। फिर कल बाहर आएगा ऑटो, फिर कल बाहर आएगा ऑटो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता था, याद करिए 9। तो उसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे, 9, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 9 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, 2,7। और ये नॉन मेटल है, चेक करो ये क्या है, नॉन मेटल है। ठीक, तो नॉन मेटल क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन या तो गेन कर लेंगे या तो कहीं से शेयर कर लेंगे। कोई डाउट है बताइए? हाँ, तो यहाँ पे वैलेंसी 1 हो गई। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 24 इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। ध्यान से चेक करिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट एक्स। ठीक है, तो ये एक्स कोई एलिमेंट है। अब देखो बच्चों, ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट्स हैं याद है आपको, है, ली, ना, कर, रब, से, फरियाद। है, ली, ना, कर, रब, से, फरियाद। कर में यहाँ पोटेशियम, के आर नहीं है, के ओनली। ओके, तो हमने आपको बोला है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ये CS है, सीजियम है। तो नीचे के एलिमेंट हमने आपको मना किए याद करने के लिए। चलो इसको मैं कट कर देता हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का कितना होता है 3, सोडियम का कितना होता है 11 और पोटेशियम का कितना होता है 9। अब आप चेक करो, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करो कितना आएगा 1। ठीक है, लिथियम का करोगे 2,1, सोडियम का करोगे 2,8,1। भाई 11 का क्या होगा 2,8,1 और पोटेशियम का क्या कराया गया 2,8,8,1। पोटेशियम में 9 इलेक्ट्रॉन है ना, के क्या होता है पोटेशियम, P फॉस्फोरस होता है, K पोटेशियम होता है। ठीक है, 2,8,8,1। अब ध्यान से चेक करिए, इन सभी एलिमेंट्स में, ग्रुप नंबर 1 में जितने भी एलिमेंट्स है, इवन नीचे भी ऐसा होता है बट वो अभी आपको नहीं करना है, 11th क्लास में SPDF से करेंगे उसको। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ध्यान से चेक करिए, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है और सारे के सारे चाहते हैं हम एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज कर दें। वैसे तो हाइड्रोजन लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है, उसका नेचर होता है हाइड्राइड आयन भी बनाने का और हाइड्रोजन आयन। जब वो लूज कर देता है तो H+ बना देता है, गेन कर लेता है 1 इलेक्ट्रॉन तो H- बना देता है। ठीक है, बहरहाल आप चलो हाइड्रोजन छोड़ दोगे, तुम्हें छोड़ना है तो ठीक है, बाकी सबको देखो जरा ध्यान से। अरे हाइड्रोजन को भी चलो ले ही लो, 1 इलेक्ट्रॉन सबके सब लूज कर सकते हैं, चेक करो। ठीक है, ये देखिए हाइड्रोजन को छोड़ दो, चलो इसको देख लो। अगर ये 1 लूज कर दे तो डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, अगर ये 1 लूज कर दे तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 1 लूज कर दे तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ये ग्रुप नंबर 1 क्या है, एल्कली मेटल्स है। ठीक है, मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। हाइड्रोजन को हम नहीं बोल रहे हैं, वो उसको बस एल्कली मेटल में रखा गया है, वो मेटल जैसा भी बिहेव करता है और नॉन मेटल जैसा भी बिहेव करता है। ठीक है, तो इन्होंने हमसे क्या बोला है कि भाई कोई एलिमेंट एक्स है, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। पढ़ो क्वेश्चन, कह रहा है 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट एक्स। कोई एलिमेंट एक्स का एक एटम है, अब वो एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, वो लिथियम हो सकता है, वो सोडियम हो सकता है, वो पोटेशियम हो सकता है। अब वो 1 इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तो बताओ पॉजिटिव आयन बनेगा कि नेगेटिव आयन बनेगा, पॉजिटिव, क्योंकि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उतना ही उस पर पॉजिटिव चला जाता है। तो सोचो अगर लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो क्या आएगा Li+, सोडियम अगर लूज कर दे तो क्या बनेगा Na+, पोटेशियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो क्या बनेगा K+। यानी कि इन्होंने जो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट वुड बी द नेचर एंड वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द आयन फॉर्म्ड इफ दिस इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। सुन लो क्वेश्चन, सुन लो, कह रहा व्हाट विद द नेचर ऑफ द आयन, आयन का नेचर कैसा होगा, तो जवाब है पॉजिटिव आयन बनेगा। तो पहला तो हमने क्या लिखा, नेचर, नेचर कैसा है बताइए, पॉजिटिव आयन बन जाएगा। सही है ना, अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए, क्योंकि आगे उन्होंने बोला है इफ दिस इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, अगर आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो कैसा आयन बनेगा, तो जवाब है पॉजिटिव आयन बनेगा। और पॉजिटिव आयन का नाम बच्चों क्या होता है, कैटायन। क्या होता है, कैटायन। तो ब्रैकेट में हम कैटायन भी लिख सकते हैं, एनायन मतलब नेगेटिव आयन, अनेगेटिव आयन, कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन। कोई डाउट है? आगे क्या पूछा इन्होंने, एंड वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द आयन। बच्चों ये मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं, वैल्यू ऑफ चार्ज। सुनो सुनो, देखो बच्चों, वैल्यू ऑफ चार्ज, वैसे तो आपको दिख रहा होगा कि इस पे चार्ज कितना आ रहा है +1, तो हमने यहां लिख दिया +1, हमें फुल मार्क्स एग्जाम में मिल भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है, सही है, तो इस पे कितना आ गया +1। लेकिन याद है आपको कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता था, याद करिए बच्चों, अगर नहीं याद है तो याद करो। इलेक्ट्रॉन पे आपको चार्ज बताया गया है कितना, -1.6 × 10⁻⁻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 
19 कूलॉम। ये 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता था, प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। इसी चार्ज को हम केमिस्ट्री में अपनी कन्वीनियंट के लिए किससे दिखाते थे, 1 यूनिट से। मतलब 1 कहीं पे लिखा हो तो उसका मतलब ये होता है, ये नंबर होता है उसका मतलब। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। क्योंकि ये नंबर अगर हमें जैसे मान लो कहीं पे 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के चले गए तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और छोड़ के गए हैं इलेक्ट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन की संख्या उसमें ज्यादा हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो पॉजिटिव चार्ज तो ये आएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ के जाते तो सोचो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता 1.6 को पहले, तो बड़ा नंबर थोड़ा लिखना पड़ता हमें बार बार, इसलिए हमने किस फॉर्म में पढ़ लिया इसको, +1 +2 +3 ऐसे फॉर्म में। तो सुन लो मेरी बात ध्यान से, जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया है तो इस पे जो वैल्यू ऑफ चार्ज है +1 हमने लिख तो दिया, लेकिन असली बात पता है क्या है, असली बात ये है प्लस तो ऐसे ही रहेगा और 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, ये वाला नंबर, कौन सा, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम। तो 1.6 इंटू 10⁻19 जिन्होंने क्लास करी है वो समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो असली में इस चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू प्लस का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम। अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया होता, मान लो अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया होता तो हम क्या लिखते, एनायन बनाए, नेगेटिव आयन, तो उस पर चार्ज कितना होता, -1, और उस चार्ज की वैल्यू कितनी होती, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम। कोई डाउट है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के चले गए होते तो चार्ज कितना आता, +2, और उस चार्ज की वैल्यू कितनी होती, इसको हम प्लस लिख के 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम करते। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई डाउट है बताओ। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए होते इस पे तो हम पहले यहां लिखते कि भाई चार्ज कितना आ जाएगा इस पे, -2, और उसका वैल्यू कितना होगा, उसका वैल्यू होगा, ध्यान से करो, हम -1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से। कोई डाउट है बताओ। हाँ, अब अगर आप क्लास 9 में इसको नहीं लिखते हो तो आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको पता होना चाहिए इसको एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इतना होता है, ठीक। कोई डाउट है बताओ। तो इतना इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम पड़ जाएगी और प्रोटॉन की हो जाएगी ज्यादा। क्योंकि जब एटम न्यूट्रल होता है तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन के कारण पॉजिटिव। मान लो इसमें प्रोटॉन चेक करो ना, मान लो सोडियम है तो प्रोटॉन किसमें कितने, इसमें 11, और इलेक्ट्रॉन भी कितने, 11। तो जब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाएगा तो प्रोटॉन तो अभी भी 11 रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इसमें 10 हो जाएंगे। तो सोचो प्रोटॉन जब ज्यादा हो जाएंगे, कितने ज्यादा होगा भाई, चेक करो ना, प्रोटॉन तो अभी भी कितने, 11, तो +11, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10, तो -10, तो आंसर कितना है, +1। लेकिन 1 का मतलब क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम। कोई डाउट है बताइए। हाँ, तो ये आप इसको आप नोट कर लीजिए, ओके। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेंगे क्योंकि ये मेटल्स हैं, आपको पता है, वो तो मैं गेन बस ऐसे एग्जांपल आपको दे रहा था। कोई डाउट है बताइए। फिर से बता दे रहा हूँ, चार्ज कितना है, +1, लेकिन उसका वैल्यू कितना है, +1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम। कोई डाउट है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ही कितना होता है, इतना होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज करते हैं तो उसके आगे माइनस कर देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। प्रोटॉन पे इतना ही चार्ज होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू इतना होता है, लेकिन प्लस का। कोई डाउट है बताइए। आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी, जिनको नहीं समझ आया प्लीज़ क्लास करें। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।